पॉपुलेशन कंपोजिशन। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल देखते हैं जी पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या है, कौन कौन सी ऐसे मुख्तलिफ़ करैक्टरिस्टिक हैं जो इंक्लूड किए जाते हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन में और उनकी क्या अहमियत है। द बायोलॉजिकल एंड सोशल characteristics of a population including age, sex, race, marital status, education, occupation, income and size of household। तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ हमें बताया गया है कि किसी भी जो पॉपुलेशन की सोशल और बायोलॉजिकल खसूसियात हैं उनमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उम्र है लोगों का, मेल फ़ीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्स है, और इसके अलावा नस्ल का, कितने लोग वहाँ शादीशुदा हैं कितने गैर शादीशुदा हैं इस लिहाज से, और इसी तरह तालीम के लिहाज से, पेशा वराना सलाहियत के लिहाज से, और इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से उसका, और आबादी का साथ साथ हाउस होल्ड हम घराने को कहते हैं जनाब। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें हमें पॉपुलेशन स्टडीज़ में पढ़नी दरकार होती हैं इस किसी भी पॉपुलेशन को अच्छी तरह से समझने के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेक्स रेशो क्या है देखते हैं जी। सेक्स रेशो इज़ द नंबर ऑफ़ मेल्स फॉर एवरी 100 फीमेल्स इन अ गिवन पॉपुलेशन। इससे मुराद ये है कि कोई भी किसी भी आबादी में किसी भी रीजन में कोई सी 100 औरतों के मुकाबिल कितने मर्द वहाँ पाए जाते हैं। आगे वो बताएंगे कि अगर वो तादाद है जो वो इक्वल हो। फॉर एग्जांपल जैसे उन्होंने बताया सेक्स रेशियो ऑफ 100 इंडिकेट्स एन इक्वल नंबर ऑफ़ मेल्स एंड फीमेल्स इन द पॉपुलेशन। यानी 100 फीमेल्स के अगेंस्ट अगर 100 ही मेल उस पॉपुलेशन में पाए जाते हैं तो इट मीन्स कि उनकी कंपोजिशन और उनकी सेक्स रेशियो आपस में बराबर है जी। जबकि अगर इसमें प्लस माइनस पाया जाए तो फिर क्या सिचुएशन बनती है। अ नंबर ग्रेटर दैन 100 इंडिकेट्स देयर आर मोर मेल्स दैन फीमेल्स। इफ़ इट इज़ लेस दैन 100 देयर आर मोर फीमेल्स दैन मेल्स। तो इसमें बताया जा रहा है जी कि अगर वो ही जो मेल्स की तादाद है वो 100 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि मर्दों की तादाद फ़ीमेल के मुकाबिल ज़्यादा है और औरतें कम हैं। और अगर यही उनकी तादाद मर्दों की कम है तो डेफ़िनेटली वाइस वर्सा होगा, औरतें उनसे ज़्यादा होंगी। तो ये मेल फ़ीमेल रेशो है जो हमें सेक्स रेशो को क्लैरिफाई करने में मददगार साबित होती है किसी भी आबादी में। नेक्स्ट प्लानिंग के लिए ओवरऑल मैरिजेज़ वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से, और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के लिए मनसूबाबंदी जो की जाती है, मुख्तलिफ़ स्कीम्स बनाई जाती हैं, मुख्तलिफ़ मेडिकल रिलेटेड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं या एजुकेशनल। तो अगर सेक्स रेशो वाज़े होगी तो ये तमाम चीज़ें हैं जो पॉलिसी मेकर्स के लिए मददगार साबित होती हैं और आबादी को समझने में ओवरऑल डेमोग्राफर्स के लिए भी इंतहाई सूदमंद साबित होती हैं। नेक्स्ट जी देखते हैं कुछ बेसिक्स इसके जी पॉपुलेशन के। चेंजेस अकर एज अ रिजल्ट ऑफ 3 प्रोसेसेस, फर्टिलिटी, मोटिलिटी और माइग्रेशन। सिंपल इज़ दैट फर्टिलिटी है जी जो बर्थ्स को कहा जाता है, शरह पैदाइश को कहा जाता है। मोटिलिटी है जो वो अमवात की शरह, और माइग्रेशन जो लोग एक जगह से दूसरी जगह, अगर बाहर से लोग फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी एक मुल्क में नेबरिंग किसी कंट्री से कोई रेफ्यूजीज़ अगर आएँ तो वो इन माइग्रेशन होगी। ज़ाहिर है उस माइग्रेशन की बुनियाद पर उस मुल्क की आबादी बढ़ेगी। तो इस आबादी बढ़ने का या वहाँ इसकी मुल्क की आबादी का किसी दूसरे मुल्क में मुंतकिल होने का जो ट्रेंड है, एक तो आबादी की तादाद में भी जी इजाफ़ा या कमी करता है अकॉर्डिंगली, प्लस ये है कि उसके रेमिटेंसेस, सोशो इकनॉमिक स्टेटस और तमाम की तमाम वो चीज़ें हैं जो उन पर भी ये माइग्रेशन इन या आउट है जो अपने असरात मुरतब करती है। सेम इज़ अबाउट फर्टिलिटी एंड मोटिलिटी। ज़ाहिर है पैदाइश से आबादी में इजाफ़ा होगा और मोटिलिटी से वाइस वर्सा है, शरह मवाद से आबादी में कमी वाक़ होगी। तो ये ऊपर किसी भी गिवन ईयर का एक डाटा हमारे पास मौजूद है जो कि पर ईयर एक सिंगल डे और एक आवर के लिहाज से है। तो सिंपल उसमें बताया गया जी बर्थ्स ऊपर माइनस डेथ्स किसी भी एक साल के अंदर या किसी एक दिन या किसी एक आवर के अंदर टॉप ऑफ द लिस्ट हमारे पास बर्थ्स मौजूद हैं, पैदाइश अकॉर्डिंगली, फिर नीचे माइनस जितनी वहाँ डेथ्स होती हैं अकॉर्डिंगली, जैसे हमने पहले जिक्र किया पर ईयर या पर डे पर आवर, जिस सिनेरियो में भी हम इसको फिट इन करें। और जो इक्वल आएगा हमारे पास वो नेचुरल इंक्रीज है। ज़ाहिर है पैदाइशों के
अगेंस्ट अगर कम अमवात हो रही हैं तो आबादी में इजाफा होगा, अगर ये वाइस वर्सा होगा तो डेफिनेटली माइनस पॉपुलेशन का शिकार हो जाएगा वो रीजन। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ अबाउट डेमोग्राफी और जो पॉपुलेशन स्टडीज़ है उसमें क्या है जी, पॉपुलेशन पिरामिड, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन बाय सेक्स एंड एज। तो ये इंतहाई एक बेनिफिशियल चीज़ है और एक यूज़फुल टूल है ग्राफिक जो रिप्रेजेंटेशन का आबादी को शो करने के लिहाज से और आबादी की एक जानकारी और आबादी की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। तो बड़ा सिंपल अंदाज में इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास 4 पिरामिड्स हैं जो मौजूद हैं। ये पिरामिड जस्ट लाइक हराम मिस्र की तरह, जो कि यूजुअली ज़्यादातर जो बॉटम से हैं वो ज़्यादा चौड़े और ज़्यादा स्प्रेड आउट हुए और जो जो ऊपर जाते हैं तो ज़रा स्मार्ट होते जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जस्ट हम समझने के लिए ये मिसाल ले रहे हैं, अक्सर जो मामलात में लाजमी नहीं है कि ये सारे का सारा पिरामिड बॉटम से ही बड़ा होगा। कुछ ममालिक की आबादियों में ये थोड़ा सा चेंज भी है, जैसे हम देख रहे हैं हमारे पास मैक्सिको का या ईरान का या हमारे पास यूएस और फ्रांस के जनाब पिरामिड हैं जो वो मेंशन कर रहे हैं। जो ग्रीन हमारे पास पार्ट है जी ये मेल्स को ज़ाहिर करता है और राइट पे जो हमारे पास येलोश पार्ट है ये फीमेल्स को ज़ाहिर करता है। और ये जो लेफ़्ट साइड पे आपको स्केल वाई एक्सिस पे नज़र आ रहा है ये 0 से लेकर 95 प्लस एज है जो उसको ज़ाहिर कर रहे हैं कि किसी भी मुल्क में जो मेल और फीमेल की आपस में शरह है वो कितनी है। कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर पहले की बात करें तो 0 से 5 ईयर्स यानी पैदाइश से लेकर 5 साल के कितने बच्चे, कितने बेबी बॉयज़ और कितने बेबी गर्ल्स मौजूद हैं। और इसी तरह आगे आगे ये बर्थ जो एज बढ़ाते जाएं तो हमें कंपोजिशन मिलती जाएगी जनाब। और टॉप पे जाकर ज़्यादातर ममालिक की हम देख रहे हैं कि वो कम है। जो एजिंग पॉपुलेशन का शिकार कुछ आबादियाँ होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम फ्रांस की बात करें तो कंपैरेटिवली यहाँ पे जो हमारे पास ऊपर ईरान की या मैक्सिको की या यूएस की मिसाल है तो कंपैरेटिवली एजिंग की पॉपुलेशन है जो एल्डरली 60 प्लस पॉपुलेशन है जो फ्रांस के अंदर या जापान के अंदर वो ज़्यादा है जी बाकी दुनिया के ममालिक से ना। तो उसके अलग फिर कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं कि ज़ाहिर है आपके पास जो एजिंग अगर एल्डरली पॉपुलेशन है और उनका अक्सरियत इनकम सिक्योरिटी बेनिफिट्स का, पेंशन का और इस तरह के जो इश्यूज़ आते हैं उसकी बुनियाद पर उस मुल्क पर वक्ती तौर पर बोझ भी आता है और फिर उनके हेल्थ इश्यूज़ और उनके बाकी सारी सपोर्टिंग इश्यूज़ हैं जो वो भी उनको सामना करना पड़ता है। तो बहरहाल हम इतनी हद तक इसको रखते हुए आगे चलते हैं अपनी जी, क्योंकि हमारा बेसिक्स का जो ये टॉपिक है और हम बहुत ज़्यादा ईच एंड एवरी अगर जाएंगे कंसेप्ट की डेप्थ में तो वो हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं रहेगा जी। Theories of population growth, the Malthusian perspective, the Marxist perspective, the new Malthusian perspective, demographic transition theory। वन बाई वन एक्सप्लोर करते हैं जी इन्हें। Malthusian perspective first of all, if left unchecked the population would exceed the available food supply। बड़ी अच्छी बात इसमें बड़े अच्छे पैराए में बयान की गई है कि अगर कंट्रोल ना किया जाए और गौर तवज्जो ना की जाए तो पॉपुलेशन है जो वो गिवन रिसोर्सेज जहाँ पे किसी भी मुल्क में मौजूद कोई फूड के, खुराक के, शेल्टर के या पर्टिकुलरली सर्वाइवल के लिए जो दूसरी चीज़ें चाहिए होती हैं उससे बढ़ जाती है। जो माल्थस के पर्सपेक्टिव में बेसिकली उसने आबादी को, रिसोर्सेज को किस जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिहाज से तशबीह दी। तो हम देखते हैं जी वो ये क्या क्या इसमें फ़र्क है। पॉपुलेशन वुड इंक्रीज़ इन अ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन 2 4 8। ये देखें ना आप, जिस तरह हम कहते हैं ना जी ज़रब देते हुए मल्टीप्लिकेशन के बाद है जो आप चीज़ें करते जा रहे हैं और बहुत तेज़ी के साथ दो अगर देखें हम 2 ज़रब 2 हम देखें 4 4 ज़रब 2 8 8 ज़रब 2 16 16 ज़रब 2 32, यानी इस तरह मल्टीप्लिकेशन के बाद यानी आबादी इतनी तेज़ी से बढ़ती जाती है। जबकि फूड सप्लाई इसके बरक्स अगर देखा जाए तो वो उसने मैथमेटिकली बयान किया है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से मुराद है कि एक लीनियर लेवल पर 1 2 3 4 5 यानी जो सप्लाई चेन है या रिसोर्सेज की बढ़ोतरी है वो स्लो है और वो वन बाई वन आहिस्ता 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 चल रही है। जबकि पॉपुलेशन ग्रोथ है जो वो रैपिडली ग्रो करती है और बड़ी तेज़ी के साथ इन कंट्रास्ट टू रिसोर्सेज उसकी स्पीड तेज़ होती है, रिसोर्सेज कम होती है। इसी बुनियाद पर पावर्टी का
डिफरेंट दूसरे सोशल इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है उन ममालिक को या उन रीजन्स को जहाँ की पॉपुलेशन ग्रोथ रैपिड है और बहुत ज़्यादा है जी। मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव देखते हैं जी। अब ये कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव क्या कहता है जी इसके बारे में। यूजिंग टेक्नोलॉजी फूड कैन बी प्रोड्यूस्ड फॉर अ ग्रोइंग पॉपुलेशन। इसमें ये इस चीज़ को तो माना जा रहा है कि अगर आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे तो कंपैरेटिवली जितना मैनुअल लेबर से या एक सादा जनाब टूल्स के साथ आप चीज़ें पैदा कर रहे हैं उसकी निस्बत आप ज़्यादा रिसोर्सेज है जो वो हासिल कर पाएंगे और ज़्यादा आपके पास फूड का एक बल्क है जो वो इकट्ठा हो सकता है अगर आप टेक्नोलॉजिकल उसमें एडवांसमेंट्स और इनोवेशंस यूज़ करेंगे। ओवर पॉपुलेशन विल लीड टू द अल्टीमेट डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटलिज्म। तो जिस तरह मार्क्सिज्म में हम जानते हैं कि जी इसमें क्लासेस की बात की जाती है, एक परमानेंट जो कन्फ्लिक्ट की सूरत हाल होती है अमीर और गरीब के दौरान उसके रिलेटेड बात की जाती है और रिसोर्सेज का जो खींचातानी पाई जाती है दोनों क्लासेस में बुर्जुआजी और प्रोलिटेरिएट में उनकी बात की जाती है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि ओवर पॉपुलेशन अगर आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ती जाएगी तो ये सरमायादाराना निज़ाम की तबाही का पेशामा भी बन सकता है। किस तरह जी। वर्कर्स विल बिकम डिससेटिस्फाइड एंड डेवलप क्लास कॉन्शियसनेस बिकॉज ऑफ शेयर्ड डिप्रेशन। एक मसलसल इस्तेसाल हक का मारे जाना और हकूक़ की जो तलफ़ी है उसकी बुनियाद पर जो एक वक्त आएगा कि काम करने वाला ये तबका है जो लेबर तबका है ये बहुत ज़्यादा जो गैर तसल्ली बख्श सिचुएशन अपनी की बुनियाद पर एक पैनिक उनमें क्रिएट होते हुए उनमें एक शऊर बेदार होगा जिसकी बुनियाद पर वो उठ खड़े होंगे अपने जो हकूक़ के असूल के लिए जी। नेक्स्ट ही मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव अप्लाई टू द आयरिश पोटैटो फेमिन ऑफ 1846। तो ये क्या था जी आयरिश पोटैटो फेमिन, इसको देखते हैं हम। आयरलैंड operated as colony of Britain who controlled their exports. A disease destroyed the potato crop in 1846 and the British were reluctant to act. इसमें बताया जा रहा है जी आयरलैंड है जो एक ब्रिटिश कॉलोनी के तौर पर, जैसे दुनिया में और भी बहुत ज़्यादा ऐसे एरियाज़ रह चुके हैं जिसमें सब कॉन्टिनेंट की भी हम मिसाल लेते हैं या ऑस्ट्रेलिया की मिसाल लेते हैं, कनाडा की भी इवन, और मल्टीपल और भी रीजन्स ऐसे हैं जो कि ग्रेट बरतानिया के अंडर उनकी कॉलोनीज़ के तौर पर रह चुके हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि आयरलैंड के अंदर एक दफ़ा एक ऐसी जो ज़री बीमारी जिनकी बुनियाद पर वहाँ कसीर तादाद में पैदा होने वाली आलू की फसल है उसको उसने तबाह कर दिया। कोई भी ऐसी फसल की बीमारी वहाँ पर आई जो कि 1846 मेंशन किया जा रहा है। The British failed to send enough of their own crops to aid the hungry people and over 1 million Irish people died over the next decade. अब इसमें बताया जा रहा है मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव के तहत कि वहाँ के मालकान ने उस कॉलोनी के ओवरऑल जो आप कह सकते हैं सुपरवाइज़र्स या रूलर्स थे वो इस चीज़ में पूरी तरह फेल हुए कि उन्होंने इनफ फूड सप्लाई अपनी उस कॉलोनी को जो कि है भी ब्रिटिश से कंपैरेटिवली, हम अगर सब कॉन्टिनेंट की बात करें या ऑस्ट्रेलिया की तो या हमारा तो डिस्टेंस वाइज बहुत ज़्यादा हम दूर थे। तो आयरलैंड का जो ओवरऑल फासला भी है वो ग्रेट ब्रिटेन से ज़्यादा नहीं है बल्कि नेबरिंग कंट्री में आप कह सकते हैं कि बिल्कुल एडजेसेंट कंट्री में शुमार होता है। लेकिन इवन देन उन्होंने एक तो उनकी बर वक्त मदद और स्पेशली जो कि वहाँ का की आबादी का एक बेसिक सर्वाइवल था आलू की फसल पर, उनकी तबाही के बाद रैपिड एक्शन ना ले पाए और उसके अल्टरनेटिव मुतबादल के तौर पर उन्हें फूड सप्लाई ना जारी हो सकी। तो इट मीन्स कि इतने ज़्यादा लोगों का 1 मिलियन लोगों का आलमोस्ट नेक्स्ट एक अशरे के अंदर मर जाना ये भी शो करता है कि आलू की फसल पर उनका इक्तफा बहुत ज़्यादा था और उनकी कसीर आबादी है जो उनकी फूड का एक वो लाजमी जुज़ थी। तो उसके तबाही के बाद ना सिर्फ उन्हें खाने पीने के तौर पर बल्कि उन्हें डेफिनेटली तजारती तौर पर, ट्रेड के तौर पर उनकी इनकम में भी कमी हुई होगी और तमाम की तमाम उसकी इकानमी को ओवरऑल उससे मेजर क्रॉप ने जो उनकी इकानमी में एक बैकबोन की हैसियत रखती थी बहुत नुकसान पहुंचाया होगा। और उसका रिज़ल्ट हम जिक्र कर चुके हैं कि आलमोस्ट उनके पास 10 लाख से भी ज़्यादा आलमोस्ट उनकी डेथ्स होगी जी। द न्यू माल्थेसियन पर्सपेक्टिव ओवर पॉपुलेशन एंड रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ रिजल्ट इन ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। तो न्यू माल्थेसियन पर्सपेक्टिव है जो माल्थस के कुछ ऐसे फॉलोअर्स हैं जो उन्होंने एडिशन किया उसके काम में और उसके ओवरऑल स्कूल ऑफ थाट से मुतफिक हैं। वो ये भी बताते हैं कि ओवर पॉपुलेशन
ओवरऑल ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज़ हैं, पोल्यूशन है, या आप कह सकते हैं कि जो ये केमिकल की ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ है और केमिकल की ज़्यादा से ज़्यादा मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ चलाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। आबादी, हम अगर बात करें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की, इसके रेलेवेंट मुख्तलिफ़ ऐसी चीज़ें हैं कि जब आबादी ज़्यादा बढ़ेगी तो मजबूरी बन जाएगी वो तमाम चीज़ें पैदा करना जो इको फ्रेंडली नहीं हैं और हमारे इन्वायरमेंट के लिए एक ज़हर कातल का सबब बनती हैं। तो आबादी में इजाफ़ा मल्टीपल लेवल पर इंसानियत के लिए दुशवार कुन हो सकता है जी। पीपल शुड बी इनकरेजिंग ज़ीरो पॉपुलेशन ग्रोथ रफली 2 चिल्ड्रन पर कपल। तो इसमें बताया जा रहा है कि न्यू माल्थीसियन जो पर्सपेक्टिव है, उनके इसके फॉलोअर्स हैं जो ये भी सजेस्ट करते हैं कि जो ज़ीरो पॉपुलेशन ग्रोथ है ना, इससे मुराद ये है कि जितने लोग पैदा हो रहे हैं उतने ही लोग अगर शरह अमवात है उनकी, तो पॉपुलेशन ग्रोथ है जो वो कम हो जाएगी। तो एवरेज एक एस्टिमेशन है कि अगर 2 चिल्ड्रन पर कपल पैदा होंगे तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी शरह अमवात है ये आलमोस्ट बैलेंस कर जाएगी, यानी आबादी में जो रैपिड ग्रोथ है वो इस बुनियाद पर रुक पाएगा और एक स्टेबिलिटी की सिचुएशन देखने को मिल सकती है जी। आगे बढ़ते हैं जी। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी जो हमारा लास्ट पार्ट है जी, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ की क्या स्टेज 1 है जो बताया गया जी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले क्या सिचुएशन थी, जो कि बहुत पहले, जिसमें हम इवन हंटिंग एंड गैदरिंग, पास्टोरल सोसाइटीज़ और हार्टिकल्चरल सोसाइटीज़ ये सारी लेकर आते हैं। तो उसमें जी कि आबादी में जो बढ़ोतरी है, जो उसका ग्रोथ है वो कम थी। क्यों जी? हाई बर्थ रेट्स ऑफसेट बाय हाई डेथ रेट्स, कि अगर ज़्यादा तादाद में पैदाइश हो पा रही थी तो ड्यू टू लैक ऑफ मेडिकेशन, ड्यू टू लैक ऑफ सर्वाइवल रिसोर्सेज, फेमिन, ड्राट्स, जो कुछ नेचुरल डिज़ास्टर्स, डेथ रेट भी इसी तरह ज़्यादा था। तो लिहाजा डेफिनेटली फिर पॉपुलेशन ग्रोथ कम थी। सेकंड स्टेज जी अर्ली इंडस्ट्रियलाइजेशन, सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन ग्रोथ, बर्थ रेट्स आर रिलेटिवली हाई, डेथ रेट्स डिक्लाइन। इसमें बताया जा रहा है मुनासिब हद तक इजाफा है आबादी में जी, और उसकी वजह क्या है जी? बर्थ रेट है जो थोड़ा सा वो बढ़ा और डेथ रेट है जो वो डिक्लाइन हुआ। तो डेफिनेटली फिर आबादी में कुछ मुनासिब हद तक इजाफे का बायस बना होगा। और स्टेज 3 है जो एडवांस्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, के जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन फिर स्टार्ट हो गई और फिर वो शहरों की जो एक आबादी के बढ़ने का, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन का भी सिलसिला बढ़ा। वेरी लिटल पॉपुलेशन ग्रोथ अकर, इसके दौरान बताया जाता है जी बहुत ही थोड़ी आबादी में इजाफा हुआ। बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हैं जो वो कम हुए। स्टेज 4 जो पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन की है, इसमें बताया जा रहा है जी बर्थ रेट्स डिक्लाइन एज मोर वुमेन एंड आर एम्प्लॉयड एंड रेजिंग चिल्ड्रन बिकम्स मोर कॉस्टली। तो इसमें बताया जा रहा है कि तो फीमेल का, इसमें अगर हम एडिशन करते चलें तो एक एम्प्लॉई होने के साथ साथ एजुकेशन का भी ट्रेंड देखें आप, जो करंट सिनेरियो, कंटेम्प्रेरी सिनेरियो में अगर हम बात करेंगे तो वो बढ़ता जा रहा है। और उसके साथ साथ जब एजुकेशन लेवल बढ़ेगा तो कंपैरेटिवली जो औरतों का जॉब सेक्टर में आना वो भी चीज़ इजाफा होगा। तो लेट मैरिजेज़ इसकी एक रीज़न भी हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। प्लस ये है कि चाइल्ड ज़्यादा से ज़्यादा बीरिंग एंड रेयरिंग, उनको पैदाइश और उनको फिर ब्रॉट अप करना मुश्किल होगा। जब एजुकेशन भी साथ साथ बर्डन डालेगी और प्लस जॉब्स भी, तो पहले जो हमने 3 जो स्टेजेस पढ़ी हैं इसके जो अगर हम कंपैरिजन में देखेंगे तो विमेन के लिए मुश्किल हो जाएगा इन 3-4 चीज़ों को इकट्ठे कैरी करना। आगे जी ये बड़े अच्छे अंदाज में जो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बताया जा रहा है हमें कि किस तरह प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में अगर आप देखें तो बर्थ रेट जो वो किस तरह हाई था और आहिस्ता आहिस्ता अर्ली इंडस्ट्रियल में वो किस तरह स्लाइड से डिक्लाइन का होता हुआ एडवांस्ड इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में मज़ीद डिक्लाइन का, और पोस्ट इंडस्ट्रियल में मज़ीद फिर इसमें थोड़ी फ्लक्चुएशन के बाद कमी वाक़या हुई। इसी तरह डेथ रेट अगर आप देखें तो शुरू में प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में स्लाइट फ्लक्चुएशन के बाद डिक्लाइन अर्ली इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में, फिर एडवांस्ड इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में मज़ीद डिक्लाइन, दैन मज़ीद थोड़ा स्लाइड सा डिक्लाइन होते हुए पोस्ट इंडस्ट्रियल जो एक फ़ेज़ है उसमें मौजूदा फ़ेज़ में ये हमें शो किया जा रहा है। इसी तरह तीसरा और आखिरी है जी हमारा टोटल पॉपुलेशन का, कि स्टार्ट में कितनी कम थी प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में और स्लाइड सी एक कर्व की फॉर्म में स्लाइड सी फ्लक्चुएशन के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ये अर्ली इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में
कैसे बढ़ी और फिर एडवांस्ड इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में पीक पर गई, और उसके बाद अगर आप गौर करें तो जब ये एडवांस्ड इंडस्ट्रियल से पोस्ट इंडस्ट्रियल में एंटर हो रही है तो इसमें स्लाइट सी कमी, फिर स्लाइट सा आप देखें अगर इजाफा, और फिर इसी तरह थोड़ा बहुत इजाफा जो है ना और कमी देखने में थोड़ी सी बम्पिंग हमें नज़र आ रही है। आगे जी इमरजेंस एंड एवोल्यूशन ऑफ सिटी देखते हैं जी, शहरों का किस तरह ज़हूर हुआ और किस तरह ये स्टार्ट हुए। द अर्लीस्ट ह्यूमंस आर बिलीव्ड टू हैव इमर्ज्ड एनीवेयर फ्राम 40,000 टू ऑलमोस्ट 1 मिलियन ईयर्स अगो। तो ये बताया जा रहा है कि ऑलमोस्ट जो ह्यूमंस हैं, ये कहा जाता है कि जनाब ये कुछ 40,000 से लेकर ऑलमोस्ट 10 लाख साल हैं जो वो पहले मौजूद थे। स्कॉलर्स डेट द डेवलपमेंट ऑफ द सिटी फर्स्ट सिटी बिटवीन 3500 एंड 3100 BCE। ये बिफोर क्राइस्ट बताया जा रहा है जी। स्कॉलर्स कहते हैं कि उस वक्त पहले शहर का एक ज़हूर हुआ। आगे 3 प्री कंडीशन हैं जी। आ फेवरेबल फिज़िकल इन्वायरमेंट, एन एडवांस टेक्नोलॉजी दैट कुड प्रोड्यूस अ सोशल सरप्लस, a well developed political system to provide a social stability to the economic system। कि ये बताया जा रहा है कि जी प्री कंडीशन एक अर्बन एरिया के लिए क्या है कि फ़िज़िकल इन्वायरमेंट फेवरेबल हो, उस तरह का जियोग्राफिकली यहाँ फॉर एग्जांपल अगर इंडस्ट्री का या इस तरह के मामलात करने हों या तजारत वगैरह के, तो वो कनेक्टिविटी उसकी बाकी जो गांव के एरियाज़ हैं या दूसरे रिमोट एरियाज़ उनके साथ, और एक उनकी सेंट्रल जो आप हैसियत कह सकते हैं जियोग्राफिकली, वो भी देखने को जो है ना इस काबिल होनी चाहिए और इतनी इन्फ्लुएंशियल होनी चाहिए कि वो ओवरऑल कारोबारी तबके के लिए या प्लस फिर ज़री तबके के लिए किसान को वहाँ से लेकर मुख्तलिफ़ जगहों से वो अपने मुख्तलिफ़ गाँव जो जो रेलेवेंट है वहाँ से इजनास लेकर आना ईजी हो। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि टेक्नोलॉजी की वजह से वहाँ पर जो एक इजाफी आप कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट जो चीज़ें हैं सरप्लस वैल्यू, यानी ज़रूरत से एक आम इंसान की ज़रूरत से ज़्यादा पैदा करने वाली, स्पेशली अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल सेक्टर के हवाले से, क्योंकि शहरों के अंदर अर्बनाइज्ड एरिया में ज़्यादातर रॉ मटेरियल है जो वो गांव के इलाकों से लाया जाता है और फिर उसकी प्रोसेसिंग है, जो फॉर एग्जांपल गंदम का या चावल का गांव की तरफ से लेकर आना और फिर डिफरेंट जो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं उनका शहर में मौजूद होना, और उन फैक्ट्रीज़ में फिर आटा और वो अगर मुंजी की फार्म में देखा जाए तो चावल का जिस तरह ऊपर वाला वो छिलका उतार के उसको एक पॉलिश की अंदाज में फिर बेहतरीन अंदाज में उसको इंपोर्ट के काबिल भी इवन एक्सपोर्ट के काबिल भी बनाना और लोकल आबादी के कंजम्पशन के लिए भी उसका यूज़ होना। तीसरे में इसी तरह जी बताया जा रहा है कि जब पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबल होगा तो डेफिनेटली शहर का जो ओवरऑल आबाद होने का सिलसिला, उसकी ग्रोथ, उसमें बेहतरीन अंदाज से अगर अच्छी गवर्नेंस और स्टेबल गवर्नेंस दोनों चीज़ें होंगी तो तब अर्बनाइज्ड ये जो एक सेटअप है उसको मैक्सिमम अंदाज से आप फ्लोरिश कर सकते हैं और उससे आबादी को मुफीद अंदाज में इन्फ्लुएंस कर सकते हैं आप। आगे जी प्री इंडस्ट्रियल सिटीज़ का कुछ जिक्र है। द लार्जेस्ट प्री इंडस्ट्रियल सिटी वाज रोम बाय 100 CE। इट मे हैव हैड अ पॉपुलेशन ऑफ ऑलमोस्ट 6,50,000। बताया जा रहा है कि जी जो रोम का जो इटली का मौजूदा भी आप लोग जानते हैं कि कैपिटल है, वो बताया जाता है कि लार्जेस्ट जो इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले प्री इंडस्ट्रियल सिटी है उसमें उसका शुमार होता था और 6.5 लाख के करीब इसकी आबादी। क्राउडेड हाउसिंग कंडीशंस एंड अ लैक ऑफ एडिक्वेट सीवेज फैसिलिटीज़ इंक्रीज द हैजर्ड्स फॉर प्लैग्स एंड फायर्स एंड डेथ रेट्स वर हाई। तो इसमें बताया जा रहा है कि जी एक तो क्राउडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है जो, यानी एक घर में ज़्यादा लोगों का रहना, थोड़े जो पर स्क्वायर अगर वो निकाला जाए उसका की रेशो, तो वो ज़ाहिर है डेफिनेटली वो आबादी की गुंजानी को ज़ाहिर करना कि ख़ास इलाके में कितने लोग हैं जो वो आबाद हैं, तो उसके लिहाज से फिर बीमारियों का और मुख्तलिफ ऐसी हैज़र्ड्स जो कि आबादी में कमी का बाइस बनी। फूड सप्लाईज़ वर लिमिटेड, ये खुराक की तरसील उसमें कम होना। माइग्रेशन टू द सिटी वाज डिफ़िकल्ट, उस वक्त ज़ाहिर है ज़राए आमदोरफ्त का भी प्रॉब्लम है, जो रिमोट एरिया से या रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ जाना इतना ईजी भी नहीं था और वहाँ पर सर्वाइवल स्पेशली। कंसेप्ट ऑफ नेशन स्टेट एमर्ज्ड, और एक रियासती जो कंसेप्ट है नज़रिया वो इमर्ज हुआ और गवर्नेंस का और एक मॉडर्न जो आप कह सकते हैं कि फ़िलासफ़ी की तरफ स्टेप आउट किया गया। जेरिको इज़ बिलीव टू बी द ओल्डेस्ट
known city founded around 8000 BC. Before Christ, 8000 almost years ago, उन्होंने बताया कि जनाब जेरिको सिटी है जो वो ओल्डेस्ट सिटी माना जाता है कि जो सबसे पहले फाउंड किया गया। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ की आप सिचुएशन देखते हैं जी। इकोनॉमीज़ ग्रेजुअली शिफ्ट फ्राम सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन टू टर्शरी सर्विस एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग प्रोडक्शन, यानी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होने वाली चीज़ें जो लेबर बनाती है या मशीन्स बनाती हैं उससे बढ़कर आगे सर्विस ओरिएंटेड जब आपकी आईटी रिलेटेड आपकी जो इकॉनमी है वो मर्ज हो जाए। और आप इवन फॉर एग्जांपल ये हम माइक्रोसॉफ्ट की मिसाल लेते हैं तो देखें कि उनकी टेक्नोलॉजी सॉफ्ट टेक्नोलॉजी जो ऑल ओवर द वर्ल्ड किस हद तक बिलियंस ऑफ डॉलर कमाने में उस पूरे मुल्क को, उस एक सिंगल इंडिविजुअल को और उससे मुंसलिक जो लाखों की तादाद में लोग हैं एक मुताद अंदाजे के मुताबिक वो किस तरह इनको इन्फ्लुएंस करती है, कितना कैपिटल जनरेट किया जाता है और उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से नेक्स्ट कितने लोग फ़ायदा उठाते हैं। हम डायरेक्ट भी उसे में जो फॉर एग्जांपल विंडोज़ रिलेटेड या सब एमएस अगर ऑफिस रिलेटेड हम बात करें या आजकल ऑनलाइन क्लासेस में जो एमएस टीम्स यूज़ किया जा रहा है वो भी अगर देखा जाए तो माइक्रोसॉफ्ट के डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर हैं उनमें से एक एप्लीकेशन है उसकी। तो cities increasingly rely on an economic structure that is based on scientific knowledge rather than industrial production, and as a result a class of professionals and technicians grows in size and influence। तो इसमें बताया जा रहा है कि जी शहरों के इजाफे में जो इकनॉमिक स्ट्रक्चर है उसका बेसिकली जो साइंटिफिक नॉलेज है उसने आकर इस तरह इनकलाब बर्पा किया और इस तरह लोगों को उठाया और अपलिफ्ट दी जो कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से और कहीं ज़्यादा आगे मज़ीद स्टेप्स लेकर गए। यानी ये एवोल्यूशन आप कह सकते हैं कि डेवलपमेंट का कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन ने अपने सतह पर मुख्तलिफ काम सर अंजाम दिए और एक ग्राउंड बनाया और लेटर ऑन फिर पोस्ट इंडस्ट्रियल में जिस तरह हम बात अभी भी कर रहे हैं या इससे पहले भी हमने की तो ये सर्विस बेस्ड इकानमी का, आईटी का, ये माइक्रोचिप का और ये सारा सिलसिला है जो हमारा ट्रांजिस्टर जो वो मुख्तलिफ हैं इन टेक्नोलॉजीज़ का इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आते हुए देखें कि वही एडवांसमेंट जो कंप्यूटर के साइज़ की अब देखें तो वही हमारी सॉफ्ट अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी है जो वो सॉफ्ट और हार्डवेयर के कम्बिनेशन में अब वो इतनी स्मार्टेस्ट डिवाइसेस और गैजेट्स में आ चुकी है कि ये जो वॉच वियर रिस्ट वॉच अक्सर करते हैं आप लोगों में से अक्सर जानते होंगे तो ये भी रिस्ट वॉच है जो स्मार्ट वॉचेस जो एंड्रॉयड यूज़ करते हैं या दूसरे सॉफ्टवेयर की जो सपोर्ट के साथ कि वो कितने स्मॉल साइज़ में आ गई है। वो जब कंप्यूटर स्टार्ट हुआ या टेक्नोलॉजी या मशीन का इस्तेमाल तो वो देखें कि जो भी पहले कंप्यूटर्स हैं वो कितने कितने बड़े रूम्स में कितनी कितनी बड़ी मशीन्स, कितनी हैवी इलेक्ट्रिसिटी और तमाम चीज़ें उनके लिए दरकार थी। तो ये एवोल्यूशन ऑफ डेवलपमेंट इसको आप करार दे सकते हैं जी। नेक्स्ट जी सिमल्स व्यू ऑफ सिटी लाइफ। अर्बन लाइफ इज़ स्टिमुलेटिंग, इट शेप्स पीपल्स थाट्स एंड एक्शंस। तो उसने बताया जी कि जो अर्बन लाइफ है ये लोगों के ख्यालात को भी और जो उनके मुख्तलिफ अमल हैं उनको भी अपने मुताबिक डालती है। मैनी अर्बन रेजिडेंट्स अवॉइड इमोशनल इन्वॉल्वमेंट विद ईच अदर एंड ट्राई टू इग्नोर इवेंट्स टेकिंग प्लेस अराउंड दैम। तो ये अर्बनाइज्ड एरिया का एक खासा बताया जा रहा है कि उसमें इंडिविजुअलिज़म इनफरादियत ज़्यादा है, इज्तमाइयत कम है और उसमें जज्बाती लगाव दूसरों से कंपैरेटिवली जिस तरह हम अर्बनाइज्ड एरिया के अगेंस्ट अगर देखें रूरल एरियाज़ में या फिर इनसे कम से कम अर्बन एरिया से बेहतर सबर्बन एरियाज़ में ये इमोशनल स्टेबिलिटी, सोशल बॉन्डिंग कंपैरेटिवली बेहतर होती है और लोग आपस में एक दूसरे के साथ नॉन मटीरियल तल्लुकात हैं जो वो रखना पसंद करते हैं। अर्बन लिविंग कैन बी लिबरेटिंग, पीपल हैव अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडिविजुअलिज्म एंड ऑटोनॉमी। तो ये बताया जा रहा है कि जी अर्बन जो लाइफ है ये लोगों में आज़ादी राय, अपनी चॉइस और मुख्तलिफ़ अपॉर्चुनिटीज़ है जो फ्राहम करती है जो कि इनफरादियत को और ख़ुद मुख्तारी को जन्म देते हैं। नेक्स्ट जी हम सबर्ब्स को थोड़ा स्टडी करके फिर लास्ट स्लाइड पे जाएंगे। एन एरिया ऑन द एज ऑफ अ लार्ज टाउन और सिटी वेयर पीपल हु वर्क इन द टाउन और सिटी ऑफन लिव। बॉक्स हिल इज़ सबर्ब ऑफ मेलबर्न। तो ये ऑस्ट्रेलियन बताया गया जी एक स्टेट का मेलबर्न का बॉक्स हिल है जो सबर्बन एरिया। आसान अल्फाज में अगर हम समझना चाहें तो बड़े सिटीज़ के जो एजेस हैं जहाँ से वो एंटर होते हैं या एग्ज़िट होती है जनाब उनके बॉर्डर्स आप दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं समझने के लिए, तो वहाँ पर आबाद कुछ ऐसे कस्बे जो ना कि पूरी तरह अर्बनाइज्ड हैं एज़ कम्पेयर टू एनी मेट्रोपॉलिटन सिटी
और ना ही पूरी तरह वो रूरल हैं। एक दरमियाना सा कम्बिनेशन ऑफ फ्यूजन कह सकते हैं अर्बन और रूरल का पाया जाता है। फ़ायदा उसका ये है कि थोड़ा सा साइड पे रहना, इकोनॉमिकल भी, थोड़ा सा शहरी शोरगुल से दूर भी, पोल्यूशन फ्री एरिया भी, और अगर देखा जाए तो एक्सेस है जो बोथ टूवर्ड अर्बन और रूरल एरियाज़ इजी है। और लोग रोज़गार के लिए ज़्यादातर सबर्बन एरियाज़ के लोग हैं जो वो अर्बनाइज्ड एरिया का, सिटी सेंटर का ही रुख करते हैं, जहाँ पर उन्हें हाई वेजेस में अपने मुख्तलिफ जो हुनर हैं वो और अपनी सर्विसेज बेचने का उन्हें डेफिनेटली एक नादर और गोल्डन मौका मिलता है। सिंस वर्ल्ड वार टू द US पॉपुलेशन हैज़ शिफ्टेड एज पीपल मूव टू द सबर्ब्स। तो बताया जा रहा है कि जी आफ्टर वर्ल्ड वार है जो 1940s के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो अमेरिका की पॉपुलेशन है उसमें शिफ्ट आया है कि वो लोगों ने सबर्बन एरियाज़ की तरफ मूव करना बेहतर समझा है। सबर्बन्स रिलाई ऑन अर्बन सेंटर्स फॉर एम्प्लॉयमेंट बट पे प्रॉपर्टी टैक्सेस टू द सबर्बन गवर्नमेंट्स एंड स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स। तो इसमें बताया जा रहा है कि जी सबर्बन एरियाज़ के कस्बों के रहने वाले लोग मुआश के लिए तो रुख करते हैं वो अपने सिटी सेंटर्स का, लेकिन जो ओवरऑल प्रॉपर्टी टैक्स ज़ाहिर है उनके घर वहाँ पाए जाते हैं सबर्बन कंट्रोल में, और सबर्बन जो भी उनका लोकल गवर्नमेंट का या जो भी सेटअप म्यूनसिपल का वो अकॉर्डिंगली होता होगा, उनका जो भी नाम रेलेवेंट है, हम तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझने के लिए जो नाम दे रहे हैं तो वहाँ पे करते हैं क्योंकि प्रॉपर्टी वहाँ उनका। इनकम टैक्स डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि जिस जगह पर वो कमा रहे हैं अर्बनाइज्ड एरिया में वहाँ पर भी वो टैक्स है जो उन्हें पे करना पड़ेगा। तो इस तरह लोकेलिटी के फ़र्क से ज़रा इकोनॉमिकली लिंक करके हमें बताया और समझाया जा रहा है जी। तो जी लास्ट स्लाइड है हमारी, द वर्ल्ड्स 10 लार्जेस्ट सिटीज़ हैं जो ना, तो अगर आप थोड़ा सा प्लीज़ गौर करें तो इनमें से 3 हमें नज़र आ रहे हैं जी लेफ़्ट साइड पे टॉप ऊपर। अगर आप देखें तो जो 3 मेट्रोपॉलिटन दुनिया के लार्जेस्ट सिटी हैं वो आपको बर-ए-आज़म नॉर्थ अमेरिका, शुमाली अमेरिका में नज़र आ रहे हैं। और यहाँ बॉटम पे ही अगर लेफ़्ट पे आप आएँ तो आपको 2 लैटिन अमेरिका यानी साउथ अमेरिका के में बड़े शहर, और बाकी आलमोस्ट जो बाकी शहर हैं 6, ये आपको एशियन कॉन्टिनेंट है जो हमारा उसके अंदर आ रहे हैं, इंक्लूडिंग टोक्यो, ढाका, कराची, बॉम्बे, कलकत्ता, शंघाई और दिल्ली जी। तो इट्स ऑल अबाउट आवर लेक्चर जी। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।